गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्टिंग का मोटिवेशन में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में जानकारी जानेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव होता क्या है बच्चों? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और मॉनेटरी incentives are those incentive which is measured in the terms of money known as cash और equivalent of cash। ये होता है बच्चों। तो incentives is that power which motivates an employee towards a set target। incentive चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, एक ऐसी शक्ति होती है जो कि कर्मचारी को मोटिवेट करती है अपने संस्था के जो सेट किया हुआ टारगेट है उसको अचीव करने का, उसको अचीव करने में मदद करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को। जिस प्रकार एक व्यक्ति को चलने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, सेम दैट यहाँ कर्मचारी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी दोनों पैर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की आवश्यकता होगी। यानी फाइनेंशियल भी मोटिवेशन मिले उसे, चाहे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटिंग मिले, चाहे दोनों मिले, बोथ। तो दोनों ही प्रकार की आवश्यकता होगी। These incentives are classified as financial and non-financial। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में हम मान सकते हैं इन दोनों को। तो in the context of the financial और non financial motivations it is said that, कहते हैं, एक कहावत भी है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल incentives are required to motivate the worker। मोटिवेट कर के काम में आती हैं, वर्कर को मोटिवेट करती हैं to achieve the टारगेट फॉर हार्डर वर्क जस्ट एज राइट एंड लेफ्ट फुट। मैंने बोला ना अभी, लेफ्ट एंड राइट फुट बोथ आर असेंशियल फॉर वर्किंग। एक मनुष्य के चलने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक वर्कर को टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों तरीके की, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों प्रकार के इंसेंटिव्स की आवश्यकता होती है बच्चों। इन अदर वर्ड्स बोथ हैव द सेम इम्पोर्टेंस एंड इट इज असेंशियल टू इम्पोर्टेंस द बोथ साइमल्टेनियसली। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर इवेल्युएटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। Evaluating in the terms of money does not mean that all types of the incentives should be in the form of money। यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन्हें कहते हैं हम जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं, जिनका इवेल्युएशन काय में होता हो, मनी अथवा मनी की फॉर्म में होता हो। अब मनी और मनी की फॉर्म मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी बोल सकते हैं उसे। मॉनेटरी जो मनी की फॉर्म में हो और नॉन मॉनेटरी जो मनी की फॉर्म में ना हो। तो ये है, बट सम सच फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड एज बी इवेल्युएटिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन कुछ हम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को जो रहने के लिए मकान दे दिया, कार की फैसिलिटी दे दी, भोजन की सुविधा दे दी, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी एक तरह से टर्म्स ऑफ मनी में। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस, फ्री में रहने के लिए मकान दे दिया, कार फैसिलिटी दे दी अपने सर्वेंट को, भोजन की फैसिलिटी दे दी, ट्रांसपोर्टेशन की दे दी, एजुकेशनल फैसिलिटी दे दी बच्चों के पढ़ने के लिए। तो इट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू सेटिस्फाइड फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड। आपने देखो अभी इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा मैस्लोज हेरिकल थ्योरीज, तो उसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहली जो बेसिक नीड्स होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है।
तो वो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स पैदा हुई, वो भी पूरी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के माध्यम से। फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अमॉन्ग द चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखते हैं। पहला है पे एंड अलाउंसेस। हम अपने एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसे अच्छी पे दे करके। अब उसे रेगुलर पे मिल रही है, मान लो 10,000 रुपये। एक एम्प्लॉय है जिसको रेगुलर पे मिल रही है 10,000 रुपये, और हमने कह दिया उससे कि देखो अगर तुम अच्छा वर्क करोगे तो हम आपकी सैलरी में 3% इंक्रीमेंट देंगे, हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट देंगे। कर्मचारी इससे मोटिवेट होगा क्योंकि उसकी पे हर साल पे में 3% इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, साथ ही साथ आपको जो है कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अलाउंसेस क्या? जैसे सपोज दैट इस वर्ष आपको सैलरी 10,000 रुपये मिल रही है और आप 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अगर आगे चल कर के क्या नेक्स्ट ईयर में वही सैलरी से काम चल सकता है? नहीं चलेगा। क्या नेक्स्ट ईयर में आपने जो 10 रुपये किलो का सामान खरीदा था क्या वो 10 ही रुपये किलो होगा? नहीं होगा। हो सकता है 11 रुपये किलो, हो सकता है 12 रुपये किलो। तो जब वो बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ में कुछ आपकी सैलरी भी तो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी उसे बोलते हैं हम अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। क्या आपके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। आपको महंगाई के हिसाब से भी 3% डीएनएस पे या डीएनएस अलाउंस आपको दिया जाएगा। तो ये होते हैं अलाउंसेस, तो ये भी दिए जाएंगे। इनसे क्या होता है? एक एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेट होता है। अगर एम्प्लॉय अच्छी पोस्ट पर है, हायर पोस्ट पे है, तो उसे हो सकता है हाउस रेंट अलाउंस भी मिले, रहने के लिए मकान का किराया भी मिले, हो सकता है एजुकेशन अलाउंस मिले, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसे पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे बच्चों। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों ये पे एंड अलाउंसेस। अगला है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। इससे पहले आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें वेजेस रेट के बारे में बोला था। एक हमारा प्रिंसिपल होता था कि डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम क्या कहता था? कि एम्प्लॉय को 2 प्रकार की सैलरी देनी चाहिए, 2 प्रकार से सैलरी को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। एक तो वो जो स्किल्ड वर्कर हैं उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको कम सैलरी मिलनी चाहिए। या स्टैंडर्ड जो मानक निर्धारित किया उसके आधार पर सैलरी मिलनी चाहिए। सपोज दैट अगर एक एम्प्लॉय 100 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो उसको हर यूनिट पर 100 रुपये दिया जाएगा। 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, या उसको 80 रुपये पेमेंट किया जाएगा, या उसको 100 रुपये पेमेंट किया जाएगा। लेकिन वो अगर 100 यूनिट से ऊपर यूनिट बनाता है, का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसको पर यूनिट पर 1 रुपये और फालतू मिलेगा, या 10 रुपये फालतू मिलेंगे। यानी 100 रुपये एक यूनिट है, और जब 100 से ऊपर बनाएगा तो उसे 110 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। अब एक वर्कर मान लो प्रोडक्शन कर रहा है 80 यूनिट का, और एक वर्कर कर रहा है 160 यूनिट का, तो 160 यूनिट वाले को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, 80 यूनिट वाले को कम मिलेगा। तो दैट मीन्स हमने लिंक कर दिया अपनी वेजेस को काय से? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन से लिंक कर दिया, तो प्रोडक्शन से जब लिंक हो गया ये, तो ये है आपकी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। प्रोडक्शन के आधार पर हमको एम्प्लॉय को इंसेंटिव देना चाहिए जिससे कि वो जो है प्रोग्रेस करे। बोनस। अगला है बच्चों बोनस। बोनस रेफर्स टू दैट पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्युनरेशन विच इज पेड एज रिवार्ड ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कब बोनस देता है बच्चों? एम्प्लॉयर को जब भी बोनस देता है, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तभी बोनस देता है जब वो अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और उस परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से फर्म को
प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो उस प्रॉफिट को एम्प्लॉयर अपने पास नहीं, कुछ प्रॉफिट उसमें से अपने एम्प्लॉय को भी देता है बोनस के रूप में, जो कि उसके जो रेगुलर पेमेंट जो उसे मिल रहा है उससे उसके अलावा होता है। द बोनस प्लान हेल्प इन द एस्टेब्लिशिंग कोरेडियल रिलेशंस बिटवीन ओनर्स एंड एम्प्लॉय। एक अच्छे संबंध निर्धारित, मधुर संबंध निर्धारित स्थापित करता है बोनस। अगर एम्प्लॉयर किसी को बोनस देता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर से खुश हो जाता है कि उसने हमारे लिए कुछ सोचा है, और ये सोच करके वो एम्प्लॉयर से उसके संबंध जो होते हैं अच्छे हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है ना, अच्छा वर्क करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। दिस डेज द पेमेंट ऑफ द बोनस टू एम्प्लॉय इज रिलेवेंट इन देयर all the industries. The payment of the bonus may be in cash and or kind. बोनस को कैश में भी दिया जा सकता है, शेयर के रूप में भी दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट के रूप में भी दिया जा सकता है, कई प्रकार से दिया जा सकता है बोनस। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय कैन बी गिवन कैश रिवार्ड, कैश में दे दिया उसको, या सेंड अब्रॉड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज सर्विस। ठीक है ना, या उसको सर्विस में मोटिवेशन दे दिया, आगे बढ़ा दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, ऐसे भी हो सकता है बोनस के रूप में। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। और देखिए आगे देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? तो प्रॉफिट शेयरिंग के माध्यम से भी जो है द अर्न प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज आउटकम्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ टू पार्टीज, नेमली ओनर और एम्प्लॉय। तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होता है वो किस किस के मध्य में होता है? एक तो नॉर्मली ओनर्स को दिया जाता है और एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो जो प्रॉफिट जो अर्जित किया है फर्म ने, वो दोनों का एक परिणाम होता है, उसमें दोनों की मेहनत होती है, ओनर की भी होती है बच्चों और एम्प्लॉय की भी होती है, दोनों ही होती हैं। तो क्यों कैसे एम्प्लॉय कैपिटल लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, इन्वेस्ट द मनी, कह रहा है ना, द ओनर इन्वेस्ट द मनी, ओनर इन्वेस्ट करता है मनी को, एंड एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस, एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। तो दोनों का ही सहयोग होता है उसमें टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को प्राप्त करने में। कॉन्सिक्वेंटली द ओनर्स गेट्स प्रॉफिट, ओनर को प्रॉफिट मिल जाता है और एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी इन ल्यू इन देयर इन्वेस्टमेंट, वेयर एज द एम्प्लॉय गेट्स सैलरी एंड वेजेज, एम्प्लॉय को सैलरी एंड वेजेज मिलता है किसके बदले में, प्रोवाइडिंग सर्विस, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब उसे सैलरी और वेजेज ही मिलता रहे, इससे भी वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो एम्प्लॉय से ही वर्क लेना है, एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट करना है। Although the employees naturally get their remuneration as a reward of their service, yet sometimes they are made part of the profit earned by the company, with the hope that they will provide service with full potential, laborious and honesty. The plan of the profit thus given is known as the profit sharing. यानी कुछ प्रॉफिट हम अपने एम्प्लॉय को भी दे दें, इसे हम कहते हैं बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। परक्यूजिट्स से भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है बच्चों। परक्यूजिट्स से कैसे मोटिवेट होता है? परक्यूजिट्स का मतलब होता है हमने उसको फैसिलिटीज दे दी। अब फैसिलिटीज़ कैसे? हमने कार की फैसिलिटी दे दी, रहने के लिए फ्री में मकान दे दिया, आने जाने के लिए फैसिलिटी दे दी कार, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे दी,
फ्री गैस सर्विस प्रोवाइड करा दी किचन के लिए। तो दीज आर द परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मीन्स एक फैसिलिटीज होती है जो कि अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा फ्रीली प्रोवाइड की जाती है। परक्यूजिट्स आर दोज फैसिलिटीज विच एन एम्प्लॉय गेट्स फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से फ्री में प्राप्त करता है। फ्री एकोमोडेशन है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटीज, सर्वेंट फैसिलिटीज, गैस फैसिलिटीज, हॉस्पिटलाइज्ड फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो आपने मोटिवेशनल हेरिकल थ्योरी पढ़ी थी मैस्लोज की। मैस्लो थ्योरी में पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी की नीड्स पूरी हो गई आपकी, और सेफ्टी के बाद में आपकी नीड्स जो है नेक्स्ट कौन सी थी, अफिलिएशन ऑफ द सोशल नीड्स। ठीक है, सोशल नीड्स के बाद में एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स के बाद में सेल्फ एक्युलेशन नीड्स। अगर हम रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद में हमें कौन पूछने वाला है, कोई पूछे कोई नहीं पूछे, तो दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ सिक्योर हो, तो लाइफ सिक्योर होगी तो क्या होगा, उससे हम अच्छी तरह से आफ्टर रिटायरमेंट हम अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। तो उसके लिए जैसे पेंशन फैसिलिटीज है, ग्रेचुटी है, पीपीएफ का पैसा है, ईपीएफ का पैसा है, ये सब क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। कि अगर एम्प्लॉय हमारा रिटायर होगा तो उसके बाद में उसको ग्रेचुटी मिलेगी, उसको कंपनसेशंस के रूप में एक तरह से क्या मिलेगी, पेंशन्स मिलेगी, पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ ग्रेचुटी वो ईपीएफ का पैसा मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। दैट टाइप्स फैसिलिटी इज नोन एज द रिटायरमेंट बेनिफिट। एवरी एम्प्लॉइज रिमेन्स कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फ्यूचर लास्ट में आफ्टर रिटायरमेंट जो मेरा फ्यूचर होगा वो अच्छा हो। एम्प्लॉयर भी चाहता है कि हाँ हमारे एम्प्लॉय का फ्यूचर अच्छा हो, जिससे कि हमारा करंट का एम्प्लॉय मोटिवेट हो उसे देख करके। इफ़ ही इज ऑफर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर दिस पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर। दिस सिचुएशन सर्टेन मोटिवेट हिम। ये तो उस एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करता है जो काम कर रहा है। अपने रिटायरमेंट होने वाले भाइयों को देख करके भी वो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट है बच्चों को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, समझिए। एक एम्प्लॉई है, मान लो एक पार्टनरशिप है, फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है ABC, और ABC 3 पार्टनर वर्क कर रहे हैं। साथ में हमने एक मैनेजर की नियुक्ति कर रखी है और वो मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसे हम 15,000 या 20,000 रुपये महीने दे रहे हैं। 15,000 रुपये में वो 20,000 रुपये में वो हमें बहुत अच्छा काम करके दे रहा है बच्चों। ये तो जब है जब वो 15,000 रुपये में अच्छा काम कर रहा है। अगर हम उसे पार्टनर बना लें फर्म में तो वो तो और अच्छा काम करेगा, खुश हो जाएगा। तो ऐसे सोच करके हम उसको को पार्टनरशिप में पार्टनर्स बना लेते हैं फर्म में, उसको फैसिलिटी दे देते हैं ओनरशिप की, और जब वो ओनर बन जाएगा तो उसे फर्म में से बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो को पार्टनरशिप इन फैक्ट इज अ डेवलपमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग। इससे भी एम्प्लॉय का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हमारा डेवलपमेंट के बारे में
फर्म कुछ कर रही है। को पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। स्टॉक ऑप्शन एक कंपनी है, सपोज है स्टॉक ऑप्शन का मतलब मैंने बताया कंपनी के यहाँ एम्प्लॉय आया और एम्प्लॉय ने वर्क सीखा और वर्क सीखने के बाद में दूसरी कंपनी ने उसे बुला लिया तो इस कंपनी को बुरा लगेगा कि हमने तो वर्क सिखाया और उसे वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलने लग गए और वो वर्क छोड़ के चला गया। तो इसे रोकने के लिए कंपनी उसको एक बेनिफिट देती है जिसे कहते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि अगर तुम हमारे यहाँ 3 वर्ष तक नौकरी करते हो या आप हमारे कंपनी के शेयर ले लो, हमारे कंपनी के शेयर की मार्केट में वैल्यू 50 रुपये है लेकिन वो शेयर हम आपको 10 रुपये में दे रहे हैं, यानी आपको 40 रुपये का बेनिफिट है और हम आपको एक शेयर नहीं दे रहे कंपनी के 10,000 शेयर दे रहे हैं। अब एम्प्लॉय इससे क्या सोचेगा, भाई ये तो बहुत अच्छा प्लान है, 40 रुपये 50 रुपये की चीज़ हमें 10 रुपये में मिल रही है और 10,000 खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपये में, जो कि जिसकी कीमत कितनी है 5 लाख है, वो हमें 1 लाख रुपये में चीज़ मिल रही है। दूसरी बात, हम फर्म के मालिक बन रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। अंडर दिस प्लान द एम्प्लॉय प्रोवाइड देयर सर्विस टू द कंपनी, तो उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, कहीं छोड़ कर नहीं जाएगा। और मान लो दूसरी कंपनी है जो उसे बुला रही है ज़्यादा पैसे में, वो 3 साल वेट नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए आपको 3 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय उसके यहाँ 3 वर्ष बाद छोड़ के वो उससे कह दे कि भाई 3 साल तक तो मुझे काम कर लेना है, 3 साल बाद मैं तेरे यहाँ आ जाऊँगा, तो वो कंपनी दूसरी वाली उसका वेट नहीं करेगी। इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है बच्चों। इट इज़ नॉन एज द को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। तो बच्चों आज हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ा, मॉनेटरी इंसेंटिव पढ़ा, ऐसे इंसेंटिव जो कि टर्म्स ऑफ मनी या मनी के रूप में मेजर किए जा सकते हों, ऐसे जो है मोटिवेशन जो होता है वो फाइनेंशियल होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, जो कि हमने पढ़े पे एंड अलाउंसेस। अगर व्यक्ति को अच्छी पे मिलेगी, साथ ही साथ उसको अलाउंसेस मिलेंगे, डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस एंड एक्सेट्रा। दिस टाइप अलाउंसेस आर रिसीव्ड आर गेट बाय द एम्प्लॉय, सो द एम्प्लॉय हैज़ बीन मोटिवेट होगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बेसिस इंसेंटिव मैंने बताया आपको, एक प्रिंसिपल भी है हमारा कि टेलर कहते हैं कि 2 तरह की बेजेस, डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम, 2 तरह की बेजेस देनी चाहिए। एक वो जो कि ज़्यादा वर्क कर रहा है एम्प्लॉय उसे, और एक वो जिसे कम वर्क कर रहा है। बोनस भी कैश के रूप में दिया जाना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट में से एम्प्लॉय को कुछ हिस्सा मिलेगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। परक्यूजेट फैसिलिटीज़ अगर उसे मिलेंगी, रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय एंड गेट बाय द एम्प्लॉय हैज़ बीन मोटिवेटेड एंड ही अचीव द टारगेट इजीली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मैंने बताया आपको, उसे पेंशन देनी चाहिए, उसे ग्रेचुटी की सुविधा है, प्रोविडेंट की सुविधा है। दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आफ्टर द रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन प्लान मैंने आपको बताया। को पार्टनरशिप का मतलब समझ गए होंगे आप। को पार्टनरशिप का मतलब होता है एक तरह से पार्टनरशिप दे देना किसी एम्प्लॉय को, या फिर उसे शेयर के रूप में दे देना, ओनरशिप दे देना। These are known as the cooperative and co-partnership। तो आई होप दैट स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय, बाय बाय।